हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जिसका हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने जो मुगल सम्राट का अध्ययन किया, मुगल साम्राज्य का, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये सब मुगल साम्राज्य के महान शासक हुए। कह सकते हैं साम्राज्य के स्तंभ हुए। जब तक ये लोग शासक थे, मुगल साम्राज्य की नींव काफ़ी मजबूती से बंधा था। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद ही मुगल साम्राज्य एक भरभरा के क्या करना, नीचे की ओर उसका पतन शुरू हो गया। कहते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ औरंगजेब के अंतिम समय से शुरू हो चुका था उसकी नीतियों के कारण। लेकिन उसका एक अलग टॉपिक रहेगा हम लोग का, मुगल साम्राज्य का पतन के कारण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ना है, मुगल सम्राट, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए काफ़ी अयोग्य हुए। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय क्या है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। एक संक्षिप्त अध्ययन के साथ इसको आज हम लोग देखने का काम करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। तो उसके बाद औरंगजेब इस बात से आशंकित था कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ेगा। छिड़ेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि जो मुगल शासकों का जो उत्तराधिकारी कानून था, कोई निश्चित नहीं था कि इसके बाद कौन सा शासक बनेगा। यही कारण है कि गद्दी के लिए भाई भाई का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे। देख ही रहे, जैसे शाहजहां ने अपने भाई खुसरो का खून बहाया। फिर शाहजहां से गद्दी छीनने के लिए शाहजहां को जहां जेल में कैद कर दिया गया, वहीं पे औरंगजेब ने सभी भाइयों को मार डाला। जब बाप ऐसा करेगा तो बेटा के साथ भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। तो औरंगजेब इस बात को जानता था। यही कारण है कि औरंगजेब ने अपने पुत्रों को उतनी अच्छी तरह शासन की शिक्षा नहीं दी। वो समझा कि अगर इसको अच्छी तरह शिक्षा दे देंगे तो मेरे खिलाफ भी विद्रोह कर देगा, जैसे अकबर द्वितीय कर चुका था। औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय, अपने पिता के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर चुका था। इसीलिए वो अपने पुत्रों को हमेशा अपने डर के अंदर में रखता था। कहते हैं मुअज्जम, जो औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, उसने अपने पिता को एक छोटा सा सलाह क्या दे दिया। उसने अपने पिता को एक छोटा सा सलाह क्या दे दिया, उसने अपने पुत्र को 12 वर्ष का कैद दे दिया। यही कारण है कि इसका कोई भी पुत्र औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलेगा, न उसके खिलाफ काम करने की हिम्मत जुटाएगा। विद्रोह की तो बात ही दूर है। कहते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसने एक वसीयतनामा लिखा था। तो उसमें अपने जीवित 3 पुत्रों के बीच में पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। उसने अपने जीवित 3 पुत्रों, अकबर द्वितीय पहले ही मर चुका है, तो उसके जीवित 3 पुत्र थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। तो इसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम, उसमें उसको हिस्से उसने 12 प्रांत दिए थे। ठीक है, 12 प्रांत, और इसकी राजधानी दिल्ली और काबुल निश्चित की गई थी। और दूसरे पुत्र मोहम्मद आजम को गुजरात, मालवा, आगरा, ढक्कन आदि का क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, जिसकी राजधानी आगरा होगी। और अपने तीसरे पुत्र कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी सौंपी थी। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। हो ही हुआ, सभी भाई आपस में भिड़ गए और अंत में मुअज्जम औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो प्रथम उत्तरकालीन मुगल सम्राट होगा, बहादुर था प्रथम। इनका शासनकाल होगा 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी, यानी कि यह 5 वर्षों का इनका शासनकाल होगा। कितने वर्षों? 5 वर्षों का। इसके बारे में कुछ सुन लीजिए। ये 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष की उम्र में?
63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, यानी कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला मुगल शासक, सबसे अधिक उम्र में शासक बना, अधिक उम्र में यह शासक बना। इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा? मुअज्जम। ओरिजिनल नाम क्या है? मुअज्जम। ठीक। और कहते हैं जब गद्दी के लिए संघर्ष हो रहा था तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, इसलिए दोनों के बीच में दोस्ताना रिश्ता होगा। और बहादुर शाह प्रथम एक अयोग्य शासक था, लेकिन इसके बाद जो भी शासक होंगे उसमें सबसे योग्य था। इसके बाद जो भी शासक होंगे उसमें योग्य था। ठीक है। ये अपने शासन कार्यों के प्रति इतना बेखबर रहता था कि इतिहासकारों ने इसे शाह ए बेखबर कहा है। क्या कहा है? शाह ए बेखबर की उपाधि दी है। और आपको पता है कि ये जो काल है, बहादुर शाह प्रथम का जो काल है, इसी समय आपको गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब होगी? 1708 ईस्वी में। और ये बहादुर शाह प्रथम, जो इनका 5 वर्षों का शासनकाल होगा, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जब 1712 में हुई, 1712 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पुत्र आपस में गद्दी के लिए संघर्ष में इतने विलीन हो गए कि अपने पिता के शव को दफनाना ही भूल गए। यानी कि महीनों इनका शव पड़ा रहा दफनाने के लिए। कितने कह सकते हैं दुर्भाग्य इनका खराब था, दुर्भाग्यपूर्ण ये शासक थे। देख रहे हैं ना कि दिल्ली का तख्त-ओ-ताज होने के बाद, हिंदुस्तान का सिरोताज होने के बावजूद भी इनका सब महीनों तक दफनाए बिना रह गया। क्यों? क्योंकि इनके पुत्र आपस में गद्दी के लिए क्या करने लगे? संघर्ष करने लगे। तो इनके मरने के बाद जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल मात्र 1 वर्षों का होगा, 1712 से 1713 ईस्वी तक। ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जजिया कर की समाप्ति कर दी। जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति। 1 वर्ष का शासनकाल भी इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि जिस औरंगजेब ने जजिया कर की शुरुआत फिर से 1679 ईस्वी में की थी, तो इसने जजिया कर की समाप्ति कर दी। और कहते हैं इनका जो शासनकाल था, 1 वर्ष का शासनकाल, तो ये एक लाल कुमारी नाम की वेश्या के प्रति इतने पागल थे कि शासनकाल में दखल ही नहीं देते थे। और इसीलिए इतिहासकार इन्हें क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। लंपट मूर्ख कहते हैं। आ रही बात समझ में आपको? इसके बाद फर्रुखसियर अगला मुगल सम्राट बनेगा। फर्रुखसियर, इनका शासन काल होगा 1713 से 1719 ईस्वी। कहते हैं फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। सैयद बंधु कौन? हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खां। ये जो सैयद बंधु होंगे भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के नाम से प्रसिद्ध होंगे। 2 भाइयों ने मुगल सम्राट को अपने हाथों की कठपुतली बना के रख दिया, जब चाहा मार दिया, जब चाहा राजा बना दिया। तो हम लोग एक सैयद बंधु का छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसमें उनका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग। तो फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक गद्दी पर अधिकार किया। इनका शासन का लगभग 6 वर्षों का रहा। और कहते हैं इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ। पटना में राज्याभिषेक हुआ। तो ऐसे मुगल सम्राट जिनका राज्याभिषेक पटने में हुआ है, तो प्रथम स्थान पर कौन है? फर्रुखसियर। अगला भी होगा शाह आलम द्वितीय, लेकिन पहला फर्रुखसियर
और फ़र्रुखसियर भी शासन कार्यों में रुचि नहीं लेता था और हमेशा अपने मंत्री से डरे रहता था। इसलिए इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। घृणित कायर कहते हैं। अब देखेंगे फ़र्रुखसियर का भारतीय इतिहास में जब अंग्रेजों का इतिहास पढ़ते हैं तो इनका नाम काफी लिया जाता है। क्यों? कि 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में फ़र्रुखसियर का जो घोषणा हुआ था, जिसमें उसने बंगाल में मात्र 3000 के वार्षिक कर पर अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे रखी थी, जिसको अंग्रेजी इतिहासकारों ने ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? मैग्ना कार्टा। क्योंकि जो अधिकार था उसी अधिकार का उपयोग करके अंग्रेज ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। तो किसने इस विशेष अधिकार दिया था? तो फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में क्या दिया था? अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया था। अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया, जिसको अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या कहा है? ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा। कहते हैं फ़र्रुखसियर को जब गद्दी पर बैठाएगा सैयद बंधु तो उतारेगा भी सैयद बंधु। कहते हैं सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर की हत्या करवा दी और एक अलग अगले तैमूर वंशीय को मुगल सम्राट बना दिए। किसको? रफ़ी-उद-दरजात। कहते हैं मात्र कितना? फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून। देख रहे हैं ना? कहते हैं यह सबसे कम समय तक शासक रहा। सबसे कम समय तक सबसे कम समय तक शासक कौन रहा? रफ़ी-उद-दरजात। जब फिर सैयद बंधु का मन भर गया इससे, तो सैयद बंधु ने इसका गला घोटकर हत्या कर दिया। अब देखेंगे गला घोटकर इसका हत्या किया, इसका रफ़ी-उद-दरजात का। फ़र्रुखसियर की हत्या करवाया गया। सैयद बंधु का इसमें प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं था, हाथ था लेकिन इनडायरेक्टली था। लेकिन यहां क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब सैयद बंधु के हाथों की कठपुतली बन जाएगा मुगल सम्राट और मुगल शासक। अगला शासक होगा रफ़ी-उद-दौला। ये भी, इनका भी शासनकाल काफी कम समय का होगा, जून से सितंबर। 1719 में भी यह पीसी से इसकी मृत्यु हो जाएगी, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला अगला मुगल शासक बनेगा। मोहम्मद शाह रंगीला अगला मुगल शासक बनेगा। इसका शासनकाल काफी लंबा होगा। देखेंगे 1719 से 1748 ईस्वी, यानी कितना हो गया? देखें ना, 28 से 29 वर्ष। लेकिन ज़्यादा काम का नहीं रहेगा, या इनका लंबा तो रहेगा लेकिन उपलब्धि बहुत कम रहेगी। सिर्फ इसमें आपको इनका दुर्गुण ही नजर आएगा। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला जो नाम है, उपनाम दिया है, क्योंकि इनका रुझान हमेशा सुंदर युवतियों के प्रति ज़्यादा रहता था। शासन कार्यों में दखल कम और सुंदर लड़कियों के पीछे ज़्यादा रहता था। यही कारण है कि इतिहासकारों ने इसे रंगीला बादशाह कहा है। क्या कहा है? रंगीला बादशाह कहा है। रंगीला बादशाह। अब आते हैं ये मोहम्मद शाह जो थे, इन्हीं के समय में नादिर शाह, ईरान का जो नेपोलियन है नादिर शाह, उसका आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? ईरान के नेपोलियन नादिर शाह। कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण। और कहते हैं नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव को जड़ से हिला दिया। अब देखेंगे
जो मुगल बादशाह तख्ते तौस पर बैठा करते थे, मयूर सिंहासन पर बैठा करते थे, मयूर सिंहासन के साथ साथ 50 करोड़ की संपत्ति को भी लूट के ले गया नादिर शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद शाह की मृत्यु। मोहम्मद शाह की मृत्यु से पहले एक बात यहाँ पर भूल रहे हैं हम। मोहम्मद शाह भले ही रंगीला स्वभाव का था, लेकिन यह संगीत का काफी जानकार था। ठीक है। अब अगला जो मुगल शासक बनेगा अहमद शाह। अहमद शाह, इनका शासनकाल होगा 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी। 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी इनका शासनकाल होगा। और अहमद शाह का जो शासनकाल था वो देख रहे हैं आप लोग, कितने वर्षों का था? मात्र 6 वर्षों का। अहमद शाह का शासनकाल था मात्र 6 वर्षों का। और जानते हैं इनका जन्म हुआ था एक नर्तकी से। इनका जन्म हुआ था एक नर्तकी से, क्योंकि ये मोहम्मद शाह रंगीला के पुत्र थे। और राजमाता उधम बाई एक उस समय के मशहूर नर्तकी थी। तो अहमद शाह अपने शासन के प्रति इतना उदासीन रहता था कि पूरा का पूरा शासन भार हिजरो एवं उसके राजमाता उधम बाई के द्वारा संचालन होता था। और अंत समय में मुगल अमीरों ने, मंत्रियों ने तय किया, एक प्रस्ताव पास कर दिया कि अहमद शाह शासन के योग्य नहीं है, इसके अच्छा है कि इसको हटाकर किसी योग्य तैमूर वंश को अगला मुगल बादशाह बना दिया जाए। यही कारण है कि प्रस्ताव पास होने के बाद अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ के जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद कहाँ डाला गया, ये लिख देते हैं, अंधा कर दिया गया। अंधा करके जेल में डाल दिया गया। और अगला शासक कौन बन गया? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय मात्र 5 वर्षों का शासनकाल। ये भी काफ़ी अयोग्य थे। और यही कारण है कि इसके मंत्री इमादुल मुल्क ने इनकी हत्या करके इनका लाश लाल किले के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना नदी में इसकी लाश को लाल किले के पीछे फेंक दिया, यमुना नदी में। देख रहे हैं मुगल सम्राटों की दुर्गति। अब उसके बाद शाह आलम द्वितीय अगला मुगल सम्राट बनेगा। शाह आलम द्वितीय इसका भी राज्याभिषेक कहाँ होगा? पटना में। पटना में राज्याभिषेक होगा। पटना में राज्याभिषेक। तो प्रथम किसका हुआ था? तो यहाँ पे फर्रुखसियर का हुआ था। और दूसरा एक ऐसा मुगल शासक होगा जो लगभग 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं जाएगा और अवध में ही रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा। लेकिन मराठा के सहयोग से 1772 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। 1772 की दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। दिल्ली पर किसके सहयोग से? तो मराठों के सहयोग से। उसके बाद कहते हैं गुलाम कादिर नाम के एक व्यक्ति ने इसकी आंख निकाल ली और फिर इसको जेल में डाल दिया। लेकिन कहते हैं फिर से मराठों ने इसको दिल्ली के गद्दी पर बैठाने का काम किया। उसके बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देख रहे हैं ना, कब किया? 1803 ईस्वी में। याद करेंगे दोस्तों, ये सब बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। और ये अंधा होते हुए फिर से शासन किया और इसकी मृत्यु कब हो गई? 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? शाह आलम द्वितीय की। अब अगला शासक कौन बनेगा? अकबर द्वितीय, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल सम्राट होगा। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल सम्राट। और इसके नाम से
सिक्कों पर इसका नाम भी अंकित अब करना बंद कर दिया जाएगा। और इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। और इसने, क्योंकि इसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, यही कारण है कि ब्रिटिश महारानी के पास इसने अपना वेतन बढ़ाने के लिए पेंशन की राशि जो थी अंग्रेज कंपनी देती थी, तो इस पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने तरफ से ब्रिटेन भेजा था। और 1837 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला मुगल शासक कौन बना? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो जफर नाम से कविता भी लिखने का काम करते थे, जो जफर नाम से कविता भी लिखने का काम करते थे। और इनका शासनकाल 37 से 57 20 वर्षों का था। और यह अंतिम मुगल शासक होंगे, यह अंतिम मुगल शासक होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज ने इनके सामने ही इनके पूरे परिवारों की हत्या करके, इनके पूरे वंशजों की हत्या करके, इनको भी राजगद्दी से उतार करके हुमायूं के किले में, हुमायूं के मकबरे में कैद कर दिया। और अंत में इसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दिल्ली है कि 1857 के बाद ही मुगलों का नाम ही इतिहास से मिटा देने का काम किया जाएगा। और ये इतने अभागे शासक होंगे कि 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी इनको अपने वतन में, अपने शरीर के लिए। तो ये रहा हमारे उत्तरकालीन मुगलों सम्राटों का इतिहास, जो अपने अयोग्यता के कारण, अपने अरुचिपूर्ण शासन नीति के कारण, अपने मंत्रियों के, अपने विरोधियों के षड्यंत्रों का शिकार बनेंगे और बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी का अंत होने देंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।